बोले सामने प्रोटोटाइप तैयार करें, डेमो दिखाएं फौरन 2 मिनट में। हो सकता है आप किसी मीटिंग में बैठो किसी क्लाइंट के साथ, उससे उसकी रिक्वायरमेंट समझ रहे हो, साथ साथ आप क्लाउड में लिख रहे हैं। जैसी मीटिंग उसने बोलना बंद किया, आपने जो एंटर दबाया आप उससे बात कर रहे हैं, मीटिंग के लास्ट में आपने कहा देखिए प्रोटोटाइप तैयार है, वो क्लाइंट बोले वाह भाई, ये वाली चीज है। आगे वही चीज है प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड ही, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। हमें अगले टॉपिक की तरफ मूव होना है, इसमें कोई और कोई एडवांस चीज नहीं है, सब वही चीजें हैं बेसिक सी। इसमें हम ये करेंगे कि आप लोगों के लिए शिक्षा ने रिसोर्सेज बनाई थी एग्जाम्पल्स के साथ, तो वो हम व्हाट्सएप चैनल जो हमने नया बनाया है, जो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, तो उसमें जो है सारी अपडेट्स डाल देंगे। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है भाई, इसका लिंक इसका QR कोड है, चैनल लिंक ऐप बनाने में 2 घंटे QR कोड जनरेटर। इस व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारी डिटेल शेयर करूंगा, हमारा डिस्कॉर्ड एक्टिव रहेगा, लेकिन जो पहली आपको फॉरन अपडेट चाहिए होती है वो यहाँ से आपको मिलेंगे। लिंक हमने डाल दिया यहाँ पे, चेक कर लेना सही चीज थोड़ा सा नीचे करें। अरे डब्बा इधर साफ तो होगा नहीं, कहने का नहीं होगा तो फिर बताओ। बेसिकली वैसे तो ज़्यादातर फ्राइडे के ही है, लेकिन जो दूसरी क्लासेस हैं उनको बता दूं कि जो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं वो डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। डिस्कॉर्ड में हमारा अलग से चैनल है, मतलब वो आप लोग गवर्नर हाउस का तो है ये, लेकिन हमारा सर्वर अलग है, उसमें हमारे पास डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं। उसमें हमारे पास फोरम है, फोरम में होता ये है कि भाई किसी को कोई मसला आता है तो वो मसला वहाँ पे पोस्ट करता है और उसमें कोई ना कोई जिनको आती हैं चीज़ें वो जवाब दे देते हैं। मोस्टली हमारे पास यही हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ। डिस्कॉर्ड का लिंक चैनल पे भेज दूंगा। ये हो गया। हाँ एक्सपायर तो नहीं हुए, पता नहीं आप दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि भाई किसी कोऑर्डिनेटर के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो भी आपको लिंक दे देगा, तो मैंने लिंक सेंड किया हुआ डायरेक्ट। तो कोऑर्डिनेटर्स कहाँ पर है भाई, ज़रा खड़े हो जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि इनको रसमलाई खिलानी है। रसमलाई खिलाएंगे तो काम करेंगे ना, आप रसमलाई भाई करना ये खड़े भी नहीं हो रहा आप स्क्रीनी है, कम हो गए, नए बनाने पड़ेंगे वीडियो में। हाँ ये खवातीन में ही है, तो खवातीन में ज़्यादा है, तो आपके करीब जो भी हो उनसे कनेक्ट करके ऐड हो जाएगा, ठीक है, आप रेड है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास जो है डिस्कॉर्ड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे पास, जो कि मैनेज कर रही होती है हुरैन आई है, हुरैन हाँ हाँ वो हुरैन भी आ गए स्टेज पे, आ गए चले बैठे बैठे। हुरैन का हमारे पास ये रोल है कि
हमारे पास जो है एक चैनल है क्लास कंटेंट। हर क्लास का कंटेंट यहाँ पे बुरैन अपलोड कर देती है और सारा कंटेंट यहीं पर आया विद रिसोर्सेज लिंक्स और अगर कोई कोड है वो भी वो शेयर कर देती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो अब तक बुरैन ने हर क्लास की जितनी भी हमारी फ्राइडे की क्लासेस हुई हैं जब से डिस्कॉर्ड चैनल बना है तब से हर क्लास की उन्होंने अपलोड करी। तो भाई बुरैन के लिए एक दफ़ा तालियां होंगे। वो खुद से करती है, मैं कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा, कोई कंटेंट नहीं भेजता। तो खुद से जो है कंटेंट जमा करती है, किसी दिन छुट्टी करी है तो किसी और से जमा करके आप पोस्ट करती है। तो ये वाली चीज़ है कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रोल है क्लास कंटेंट में आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। बाकी जो है हमारा इसको वापस एक्टिव करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरम। किसी के पास डिस्कॉर्ड का लिंक है, व्हाट्सएप का नहीं है, इन अनाउंसमेंट में डाल देते हैं। हाँ उनका आप डाल देगा उदय है हमारे पास, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास डिस्कॉर्ड में जो डिफरेंट रोल आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करते रहेंगे। फॉरम के अंदर आपकी कोई भी क्वेरी हो डिटेल में आप यहाँ पोस्ट करेंगे। मोस्टली हमारे पास हर क्वेरी का जवाब आता है, जैसे ये लेटेस्ट वो और डिस्कनेक्टेड तो इसमें मेरे 7 लोगों ने डिस्कशन करी 30 दिन पहले। ये कुछ ऐसी आपके पास चीज़ें होती हैं जिसमें जो है कोई सवाल नहीं होता, ये क्या है सिल्वर पर। अच्छा अब ये पोस्ट देखते हैं जरा, मसला इसका किसी ने जवाब नहीं दिया, क्यों? कभी भी आप टेक्स्ट में डिटेल में देंगे ना किसी को कुछ समझ नहीं आएगा आप क्या सवाल पूछेंगे। तस्वीर के साथ वही चीज़ है ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे तो जवाब अच्छा नहीं मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट लाजमी देना है, स्क्रीनशॉट देना है, किस चीज़ को आप रेफर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है उसका स्क्रीनशॉट दें, कोई कोड है वो कोड सेंड करें ताकि लोग चला के देखें। हमेशा इस तरह से पोस्ट करें, वरना आप देखें ज़्यादातर आपके पास कोई ना कोई जवाब आया है जिन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट किया। ये वाली चीज़ें बड़ी काम की हमारी। और जो लोग एक्टिव हैं हम ये किया करेंगे सर क्योंकि भाई इसको मैनेज करने के लिए जो लोग टाइम लगाते हैं और इन चीज़ों का जवाब देते हैं उनका हम ये करेंगे कि उनको फिर हम स्टेज पे भी बुलाएंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे ताकि उनको जो है जज्बा मिले। और हमने इसका लीडर बोर्ड भी बनाया था, अगर मैं आपको बताऊँ जो कि अभी इनएक्टिव है लेकिन मैं एक्टिव करा दूँगा। हमारी क्लास में दूसरा शान जहरा और दानियाल हाशमी, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन तीनों ने खास तौर पे शान जहरा और दूसरा इन दोनों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया लोगों के एरर सॉल्व करने में डिस्कॉर्ड पर। तो लोग क्या करते थे, इनको पॉइंट्स देते थे, पॉइंट से सुनना वाला, तो इसको वापस एक्टिव कर देंगे, इससे हमारा लीडर बोर्ड मेंटेन हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं जी। प्लॉट डिजाइन का क्या उतना मुश्किल नहीं है, कोई डिजाइन बनवाना है तो प्लॉट डिजाइन आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं लगा, सही नहीं डिजाइन बनाते तो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। ओके सर फिलहाल ओवरव्यू प्रेजेंटेशन में पीडीएफ फॉर्म में खोल दे रहा हूँ ताकि आप रिव्यू कर सकें। तो हमारा अगला टॉपिक है ये मैं ज़रा आप लोगों को चक्कर लगाऊंगा, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल पूछें, वरना फिर लोग 5 लोगों से नहीं मिल पाऊँगा। तो मैं खुद जिसके पास आऊँ उनसे सवाल करूँगा मैं, तो काइंडली जो आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, ठीक है। थैंक यू। मेडिटेशन पता है, 5 मिनट की मेडिटेशन करते हैं, इनके काफ़ी थ्योरी है, थ्योरी लास्ट क्लास में भी थ्योरी है।
इसमें भी थ्योरी है, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल। तो मेडिटेशन के नाम से कुछ सुना है या हंसा है? सर सुना है कुछ सुना है? नहीं है एंटरटेनमेंट जी। सर, सुनाने में गजल नहीं है। देखो सब एक्टिव हो गए, गजल ही है बट नजम है, गजल नहीं नजम है। लेकिन पब्लिक डिमांड है, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो चलो सुनाते हैं। बच्चा बोला, बच्चे ने माँ से पूछा, परियां सचमुच होती हैं क्या? माँ बोली, बच्चे मासूम होते बहुत मासूम, मतलब वो सच्चे होते हैं, मन के बच्चे वाकई मन के सच्चे होते हैं, ये हमें खुद बोलना है। तो बच्चे ने माँ से पूछा, परियां सचमुच उड़ती हैं क्या? माँ बोली, हाँ बेटा हाँ। फिर बच्चे ने पूछा, माँ फिर मेरी आया क्यों नहीं उड़ती? किसने कहा कि आया पड़ी है? अब्बू कल आया से कह रहे थे, जान पड़ी तुम हो। माँ के घर चलो, देखो उड़ती है कैसे पड़ी। यहाँ समझ में आया? आप इधर गए तो फ्रेश हो गए, उसमें मेडिटेशन हो गई। अब पढ़ाई की तरफ आए, अब सही आवाज, अब बेहतर है। अच्छा पढ़ाई की तरफ आते हैं, तो फ्रेश हो गए, रिलैक्स है कि और मेडिटेशन चाहिए? बहुत चाहिए। तो रिकॉर्डिंग कुछ देर भी बंद करते हैं। तो मुझे ये बताएं, थीसिस किसे कहते हैं? हम थीसिस पढ़ रहे हैं ना सर के, थीसिस किसे कहते हैं? कोई एक बता दो। थीसिस आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एकेडमिक और रिसर्च बेस्ड ओपिनियन। एकेडमिक आपको पता होगा जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनके लिए, और दूसरा होता है कि आपने कुछ रिसर्च की, उस पर आपने अपना एक ओपिनियन कायम किया, शर्त है रिसर्च करना, उनके एआई से जाकर पूछ लिया, वो रिसर्च नहीं। ठीक है, रिसर्च की क्योंकि उसके रिसर्च की जो फंडामेंटल होती है, उसकी बिहाफ के ऊपर बहुत सारे कानून होते हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर तमाम चीजें लिखते हैं, चाहे वो एआई से लिखा दे, लेकिन रिसर्च जरूरी है। तो यहाँ पे सर ने एक रिसर्च की है जिसके ऊपर थीसिस है, और उस थीसिस को हम एज थ्योरी पढ़ते हैं। तो अभी सर हमदान ने हमें बताया कि आज के दौर के अंदर हम प्रॉम्प्ट किस तरह से दें एआई को, या एआई के ऊपर प्रॉम्प्टिंग हम किस तरह से करें। ये बात हमें समझ में आ गई, कुछ एग्जाम्पल भी थी और भी चीजें थी। बट मुझे ये बताएं कि प्रॉम्प्ट से पहले लिखने के लिए या प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले थिंकिंग की जरूरत है। तो ये प्रेजेंटेशन हमें बताती है कि आज के दौर में, आज के एरा में, एरा किसको कहते हैं? दौर, कोई खास पीरियड हो, कोई खास टाइमलाइन हो, तो आज के एरा में किस तरह से कर सोचा जाए। वो एरा कौन सा एरा है? एआई का एरा है। और एआई कोई जादूगर नहीं है, एआई कोई मैजिक मशीन नहीं है। एआई डेटा की बुनियाद पर काम करती है, जो कि प्रोबेबिलिटी के उसूलों के ऊपर हमें आउटपुट ला कर देती है। लास्ट क्वार्टर के अंदर सर बिलाल मोहम्मद खान ने बहुत डिटेल के अंदर इस टॉपिक को वाजे किया था कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर किस तरह से कर आंसर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे वही हमें बताया गया है, क्योंकि हम जब प्रॉम्प्टिंग देना सीख गए और हमारी मेंटेलिटी ये है कि एआई को जादू है, तो भी बात अधूरी है कि भाई जादू नहीं है, इसके पीछे कुछ एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से वर्क करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को, क्योंकि ये 56 स्लाइड्स हैं, एक एक स्लाइड को एक मिनट भी दें तो भी हमारे पास वक्त कम है, तो मैंने इसकी कुछ की स्लाइड्स निकाल दी और उसको हम देखते हैं। बाकी की जो एग्जांपल्स हैं वो आप घर पे भी रीड कर सकते हैं। तो हम उसके ऊपर आते हैं।
तो यहाँ पे बताया गया कि 6 आदतें ऐसी हैं जो कि हमें एआई को ना कि जादुई मशीन की तरह सोचा जाए। एआई की जादुई मशीन नहीं, एआई जो है एक हमारा थिंकिंग पार्टनर है। एआई हमारा पार्टनर है जो कि हमारी हेल्प करता है, और इन 6 हैबिट्स की मदद से एआई से हम अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दी है। इस एग्जाम्पल को बड़ा गौर से पढ़ें। नजर आ रहा? नजर आ रहा? आगे मिनट के लिए इसको पढ़ें जरा। एग्जाम्पल क्या है? कुछ पढ़ी, कुछ अंग्रेजी में, कुछ हमारा मसला है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है और परेशानी की बात नहीं। सिंपल सी एग्जाम्पल है। 2 पर्सन है, इन 2 पर्सनों के कुछ नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम पे हमारा कॉपीराइट है। एक है रतन नाम और दूसरा है आत्मा नाम। ठीक है, अब रतन जब उसको हमने कहा भाई हमारे लिए बिरयानी बनाओ, ये शान मसाला हमारे लिए बिरयानी बनाओ, वही काम हमने आत्मा नाम को भी दे दिया, ये शान मसाला ले लो और हमारे लिए बिरयानी बनाओ। अब मुझे ये बताएं कि जब बिरयानी बन गई तो क्या वो बिरयानी बिल्कुल सेम होगी? क्यों? रेसिपी अलग रतन हमारा चाहने वाला है, मोहब्बत से बनाएगा, हमारे साथ रहता है, अच्छे से बनाएगा, रिवायती इसके पास बहुत सारी रेसिपी हैं, उसके तड़के लगाएगा, और इसके मुकाबले में जो आत्मा नाम है वो शान मसाले के ऊपर रेसिपी पढ़ के बनाना है। तो दोनों की बिरयानी में फर्क होगा, जबकि टूल सेम है, इसी तरह वही एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कि अगर कोई इंसान एआई टूल यूज करते हुए अपना कोई प्रोडक्ट जनरेट करवाता है या अपनी कोई आंसर जनरेट करवाता है, और आंसर जनरेट करवाने से पहले उसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ओपिनियन है, उसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ आंसर है, उस आंसर का या उस सवाल का सियाक और सवाब है कि इसकी स्टार्ट क्या है, इसका अंत क्या है, ये तमाम चीजें उसके अंदर है। फिर वो एआई को जो फॉर्म देगा और एआई उसके अगेंस्ट अगर कोई आंसर जनरेट करेगी, वो उसको गौर से पढ़ेगा और उसके बाद उसके अंदर हो सकता है मॉडिफिकेशन करे या उसके अंदर जो है दोबारा से फिर कुछ चीज मॉडिफाई करके जनरेट करवाए और उसके बाद वो अपने आखिरी आंसर तक पहुंचेगा। ठीक है, और इसके मुकाबले दूसरा जो पर्सन है वो क्या करेगा? उसने कहा कि भाई मुझे ये चीज जनरेट करके दे दो, एआई ने जनरेट करके दे दी और उसने वही चीज सबमिट कर दी। दोनों अपने अपने सिनेरियो में सेम है, बट फर्क ये है कि जब फर्स्ट पर्सन से कोई पूछेगा कि आपने ये क्यों किया, ये आंसर क्यों सबमिट किया, उसके पास एक्सप्लेनेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसने ए से लेकर जेड तक जो ये प्रोसेस चला उसको रीड किया, उसको पहचाना, उसको मॉडिफाई किया, उसको समझा, उसके बाद वो आखिरी नतीजे तक पहुंचा। जबकि सेकंड पर्सन जो है उसने डायरेक्टली ही एआई के ओपिनियन को अपना ओपिनियन मान के जमा कर लिया। तो दोनों में फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा जो फर्क ये है दोनों की अपनी जगह राइट है, काम दोनों का हो गया। एआई की दुनिया में ये नहीं कि कोई सही या गलत नहीं है, एआई की दुनिया में यही कि बेटर कौन है, बेटर अप्रोच है। तो जब बी पर्सन से पूछा गया कि भाई इसको एक्सप्लेन करो, तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उसने कहा शान मसाले के ऊपर जो लिखा था कर दिया। समझे? तो यही एग्जाम्पल हमें वो बताती है। तो एक छोटी सी चीज याद आ गई ताकि जरा सा एंटरटेनमेंट हो। दिलीप साहब का एक सीन है, मतलब ये हम इस क्लास में से ला उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। वो दिलीप साहब किसी को निशाना लगाने सिखा रहे हैं, क्योंकि वो निशाना लगाते हैं फौरन से बस गन उठा के इसी बस मार दी, लग गई नहीं
कहते हैं कि पहले सोचो, फिर देखो, फिर समझो, फिर निशाना तो जो सीखने वाला होता है वो कहता है, बुद्धा कह रहा है, मैं उसमें अच्छे अल्फाज यूज कर रहा हूँ, बाबा जी कह रहे हैं कि पहले सोचो, फिर समझो, फिर निशाना लगाओ। इतनी देर में सामने वाला गोली मार के चला गया। तो उस वक्त के लिए ये वैलिड नहीं था, लेकिन अभी के लिए वैलिड है। जब भी आप प्रॉम्प्ट देते हो तो पहले सोचो, समझो, अपने दिमाग में एक सिनेरियो तैयार करो, क्योंकि आज की दुनिया में एज प्रोग्रामिंग कोडिंग तो जीरो पे चलेगी। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने अभी पिछले 6 महीनों में कुछ कोड भी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन तमाम चीजें आ गई आर्किटेक्चर और इंफॉर्मेशन की, तो जिसके पास जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है वो इतना अच्छा आर्किटेक्चर बना सकते हैं। वक्त कम है तो हम जरा सा तेजी से चल रहे हैं, बातें चलती रहेगी हमारी बहुत सारी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये वही चीज है कि भाई दोनों की सोच में क्या फर्क है। तो यहाँ पे पढ़े, आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा कि पर्सन ए जो था उसका फॉर्म देने से पहले अपना भी कोई ओपिनियन था, अदरवाइज फॉर्म बी जो था उसके पास कोई ओपिनियन नहीं था। तो जो एआई ने फर्स्ट ओपिनियन इसको दिया, उसने वही ओपिनियन अपने दिमाग में फिक्स कर लिया। तो ये अपने अपने तौर पर वो जगह सही है, लेकिन बेटर अप्रोच किसकी है, फैसला, ठीक है। एज पर सिनेरियो कहीं पे वो भी अप्रोच बेटर हो सकती है, कहीं पे ज्यादातर अप्रोच ए वाली होनी चाहिए कि आप जब भी कोई एआई को फोन दोगे तो एक चीज याद रखियो, एआई एलएलएम जो है कभी भी आपके मिजाज के हक के बात नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, कितना भी घुमा लो, कितना भी कर लो, अभी तक जो एलएलएम है आपके मिजाज से हटके आपको आंसर नहीं करेगा। आप टेस्ट करके देखिए, वो आपके मिजाज को बता दी कि आपको आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, ये क्लियर है। अब प्रॉम्प्ट वाली चीजों को यहाँ पे थिंकिंग से कनेक्ट करना कि जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो प्रॉम्प्ट देने से पहले आपका अपना भी कोई ओपिनियन होना चाहिए, और उस ओपिनियन की कुछ और चीजें भी आपको देखनी है जो भी हम आगे करेंगे। अच्छा, the deliverable is never the answer, it's the documented evidence of thinking। समझ गए? एआई आपको जो भी आंसर देता है वो उसका फाइनल आंसर नहीं होता, वो उस चीज का डॉक्यूमेंट बन जाता है, एविडेंस बन जाता है जो आपकी सोच है, जो आपने उसको अपनी सोच से प्रॉम्प्ट किया है, ठीक है। क्लियर? आगे जाए। What changed and what did not? बहुत ज्यादा इजी है, जो भी हमने बात की वही एग्जैक्ट इसके अंदर बताया गया है कि आज के दौर के अंदर अगर ये लाइन पड़ी जाए कि प्रोड्यूस द आंसर इज नो लॉन्गर द हार्ड पार्ट, एआई के लिए कोई मुश्किल नहीं है आज के दौर में आंसर को जनरेट करना, बट इसके अंदर हमारा काम क्या है, इसके अंदर हमारा काम क्या है, ये एक है कि जो उसने आंसर दिया है उसको जज करना कि आया ये आंसर ठीक दिया है, उसकी जो सोर्सेज है वो ठीक सोर्सेज है, क्या वो डेटा हमें ठीक दे रहा है। तो हमें उसके आंसर को, जिसको उर्दू के अंदर कहते हैं सीधी शब्दों में, सियाक को सवाब के साथ पढ़ना और देखना हमारा काम है। आंसर जनरेट करवाना, अब ये आंसर प्रोड्यूस करवाना एआई से कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसके बाद अब हमारा काम यह है कि उसको तमाम सियाक सवाब के साथ हमें देखना है, उसको जज करना है। किस तरह जज करना है, ये तमाम चीजें उसको बता दी कि इस तरह से जज करना है, जो अभी हम आगे पार्टीशन के लिए करते जाएंगे इसी प्रेजेंटेशन में। तो मैं इसको इसलिए मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आगे हम स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? कुछ तो बोलो, इतना भी नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा,
ट्रिक्स तो मैं स्किप करता हूँ, वही बात है क्योंकि मैंने कहा कुछ हम 30 स्लाइड्स पढ़ेंगे, हमारे पास वक्त कम है, तो फिर आप पढ़ लेना। हम आ जाते हैं 7 वही जो शुरू में हमने कहा, जो इस स्लाइड का था कि भाई 6 हैबिट्स ऐसी हैं कि जब भी आप एआई को यूज करते हो, प्रॉम्प्ट करते हो, तो इन 6 आदतों को अपनाने से वो चीज और अच्छे से प्रोड्यूस होगी। वो 6 आदतें क्या हैं? वो 6 आदतें हैं प्रेडिक्शन लो, रीजनिंग रिसीव्स, एरर टैक्सोनॉमी, थिंकिंग इन सिस्टम, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वर्किंग विद एआई। तो इनको इस प्रेजेंटेशन के अंदर 6 हिस्सों को 3 कॉलम के अंदर तोड़ दिया गया है। ये 6 चीजों को 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और उन 3 ग्रुप्स के जो नाम बताए गए हैं कि एक है फाउंडेशन, दूसरा है डिटेक्शन और तीसरा है ओरिजिनेशन। पढ़ लेंगे एक बार और इनको भी हम पार्ट भी देखेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? एआई से प्रॉम्प्ट के साथ थिंकिंग को आप जोड़ रहे हो, थिंकिंग जुड़ रही है, क्योंकि अब थिंकिंग इससे फिर से जुड़ना शुरू हो गई, ठीक है, जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे। 7 के बाद 10। प्रेडिक्शन लॉ क्या होता है? प्रेडिक्शन का क्या मतलब होता है? अंदाजा 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 एक एक करके आप बताएं। किसी चीज को पहले से बता देना और अंदाजा लगा। क्वेश्चन दो मतलब सब करीब करीब है। प्रेडिक्ट करना मतलब आपके जहन में कुछ ओपिनियन आपने प्रेडिक्ट किया हुआ है, सोचा हुआ है, कुछ पहले से जो आपकी सोच है, प्रॉम्प्ट देने से पहले उस सोच को लॉक कर देना। अब वो सोच क्या है? वो सोच कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि एआई टेक्स ओवर योर थिंकिंग। एआई जो है आपके ऊपर हावी हो सकता है अगर आप ये काम नहीं करोगे। क्लियर बात है। बहुत से काम ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो लास्ट क्वार्टर जो हमारा चल रहा था, तो ड्यूरिंग क्वार्टर डॉन के किसी एडिटर सेकंड यही गलती है सर बिलाल मोहम्मद ने सुनाया था, क्योंकि वो डॉन में काम करते हैं तो वो अखबार में भी वो न्यूज आई थी, उनको माफी मांगनी पड़ी। अंधविश्वासी था, कॉपी जो आंसर टेस्ट था, ना प्रूफ रीडिंग, ना उसका साइड इफेक्ट्स, ना उसने कुछ देखा, बस उसने वैसे ही पिक किया और उसकी फौरन आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन लॉ यही हमें बताता है कि अपने पूरे होश हवास के अंदर आज के दौर के अंदर ये बात बहुत नाजुक मनाई से गुजर रही है और इसमें थोड़ी सी अटेंशन चाहूँगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ के अंदर भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज के दौर के अंदर एआई जिस अंदाज में स्मार्ट हो रहा है तो हमें भी स्मार्ट रहने की ज़रूरत है। तो ठीक है, एआई इसको यूज करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने पूरे होश हवास के अंदर कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं काम खराब ना हो जाए। इन फ्यूचर हम कहीं इसी तरफ जा रहे हैं तो हमारा बैलेंस ही पता चले कहीं हवा में ना हो जाए, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। तो पहला जो रूल हमने पढ़ा वो है प्रेडिक्शन लॉ। कभी भी कोई भी प्रॉम्प्ट देने से पहले, कभी भी एआई को यूज करने से पहले अपना ओपिनियन होना जरूरी है, पूरे होश हवास के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी मिसाल भी दी है प्रेडिक्शन लॉ की, तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारे 12 अब यहाँ पे ये वही बात कर रहा है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दें
प्रिडिक्शन लोग करें तो इन 4 चीजों को जो है पहले से देख लें। क्या देख लें? वो कहते हैं 4 लाइनें जो है आप लिख लो। व्हाट इज द डिसीजन रियली अबाउट, मतलब कि इसको आसान भाषा के अंदर समझाया जाए कि जो भी आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो आपको अपना सवाल पता होना चाहिए। आपके जहन में उस सवाल के आंसर होने चाहिए। हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है। आपको उस आंसर के बाद इसकी कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए, लाइक साइड इफेक्ट। तो ये 4 चीजें वो कह रहा है कि आप लॉक कर लो और इसके साथ साथ अपने जहन में जो आखिरी वाला पॉइंट हमें बताता है, इस चीज की भी गुंजाइश रखो कि हो सकता है उस वक्त AI आपको आपकी सोच से ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे। तो ये भी सोच सको कि अगर इसके कुछ ऐसा आंसर दे दिया जो मेरी उम्मीद से ज्यादा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। जो लास्ट पॉइंट है हमें यहाँ पे ये सिखाना है। ये जो 4 पॉइंट है, आपको अपना सवाल पता होना चाहिए, आपको अपने सवाल का जवाब पता होना चाहिए। मतलब एज्यूम तो कर सकते हैं ना, सोच पे काबू होना कि नहीं होता कि भाई मैं जब ये पूछ रहा हूँ तो इसका ये आंसर होगा, लेकिन ये से बेटर चाहिए। तो अगर उससे बेटर आए तो आपको फेथ भी करना है, आपको उसके ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये 4 उन्होंने फंडामेंटल बता दिए। और यहाँ पे अगर आप रीड करें तो लास्ट लाइन के अंदर उन्होंने यही कहा है कि 3 और जो 4 नंबर पे है, डिसिप्लिन डज नॉट इट रियली वर्क। इसके बाद 13 के बाद आते हैं हम 70। बाकी ये उसी ही 4 लाइन जो हमने लिखी है, इनको और ज्यादा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप करके रीड कर सकते हैं। अब हम आते हैं 70। ये एक क्लास की प्रैक्टिस है, ये क्लास की प्रैक्टिस है जो कि अभी वर्क करनी है, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अदरवाइज आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपना कोई ऐसा सिनेरियो बनाए जिसके अंदर आप वो 4 लाइनें ऑलरेडी अपने पास लेके फिर प्रॉम्प्ट दें और फिर अपने आप को जज करें कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं और 4 लाइनों से आपको क्या फर्क है। वो 4 लाइनें क्या है, आपको अपना सवाल पता हो, आपको अपना एक एजम्पशन वाला जवाब पता हो और उसकी साइड इफेक्ट पता हो, और इसके साथ साथ आप इस चीज की भी वसत रखते हैं कि अगर इससे बेटर आंसर हुआ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक, अक्सर होता है ना, एप्लीकेशन हम लिखते हैं, सारा मटेरियल देते हैं, लेकिन बाद दफा AI उसमें कुछ ऐसी सेंटेंस जोड़ देता है जो कि बहुत ही मौजवाना और मुहतरम होते हैं, तो हम उनको उस एप्लीकेशन के अंदर पुट कर देते हैं, जबकि वो चीज़ हमने कभी सोची नहीं होती, लेकिन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जोड़ दे जो कि बिल्कुल गैर जरूरी है, तो वो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। अच्छा, अब आ गए 18। दूसरा, रीजनिंग रिसीव्ड, इसका क्या मतलब है? प्रिडिक्शन लोग हमने देख लिया, इसके बाद हमने उसके 4 फंडामेंटल देख लिए। क्लियर है या फिर ऊपर से क्या, या फिर से मेडिटेशन पे जाए? मेडिटेशन वैसे एक बार होती है क्लास में, ये भी फरमाइश पे तो कभी कभी। अच्छा, रीजनिंग रिसीव से क्या मतलब है? कुछ आइडिया? अच्छा, पढ़ लें, यहाँ पे ये लाइन पढ़ लें, कुछ आइडिया हो जाए। देखो, हमने प्रेडिक्शन दी, फिर प्रॉम्प्ट दिया, और प्रॉम्प्ट देते वक्त हमने अपनी 4 चीजें जो भी डिस्कस की उसका ख्याल रखा, प्रॉम्प्ट दे दिया। अब प्रॉम्प्ट जब दे दिया तो फिर क्या हुआ, हमारे पास आंसर आया, हमें क्या मिला, कुछ रिसीव हुआ, हमारे पास आंसर आ गया। जो आंसर आया उसके ऊपर हमने एक छोटा सा अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, ट्रैक की शक्ल में या लॉग की शक्ल में, ताकि हम अपने आप को जांच सके, ट्रैक कर सकें कि भाई जो मैंने ये आंसर पूछा है और उसने ये आंसर मुझे दिया है, उसके ऊपर मैंने क्या रिएक्ट किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, ये मैंने एक रिकॉर्ड बनाया।
और उसकी वजह भी बतानी है। आगे स्लाइड में हम जाएंगे तो उसमें एक टेबल बना हुआ है, हमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट ये है कि एआई जब भी आपको कुछ आंसर करेगा, उस आंसर को आप जो है एक टेबल की शक्ल के अंदर रिकॉर्ड कर दें कि ये जो आंसर है आया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। इसका क्या फायदा होगा कि जब एआई के इस तरह का आप कोई एक ट्रैक टेबल बना देंगे या एक लॉग सिस्टम बना देंगे, तो जब आप किसी पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर इंक्रीज आ जाएगी, आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो है टोटल एआई पे निर्भर कर रहे हैं या खुद की भी सोच रखते हैं। अब तमाम ही आंसर तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपका कोई ओपिनियन नहीं है। पॉसिबल है कि वो तमाम एक्सेप्ट करने भी हो अपने ओपिनियन के होने के बावजूद, लेकिन फिर थर्ड कॉलम जो होगा वहाँ पे आपने उसको रीज़न दे दिया कि भाई मैंने इसको इस वजह से एक्सेप्ट किया। अगर तमाम भी एक्सेप्ट और वो रीज़न वैलिड है तो वो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं तमाम एक्सेप्ट तो नहीं हो सकते। तो ये चीज़ आपको बताएगी कि आप एआई के ऊपर जो है अपनी सोच को हावी कर रहे हैं या एआई को अपने ओपिनियन के ऊपर हावी कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग मशीन्स का यही मतलब है कि आप जो है जो भी उसकी तरफ से आउटपुट आ रहा है, आप उसको ट्रैक करें और उसके ऊपर मार्क कर दें कि ये एक्सेप्ट है, ये इग्नोर है या जो भी है, और उसका रीज़न है। तो एंड में आपको आपकी थिंकिंग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लियर है ये? क्लियर? ओके, आवाज़ तो कुछ नहीं आई फिर भी 20 यही इसकी एक एग्जाम्पल भी दी गई है, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, यही बात जो भी हमने आपको समझाई कि 1 रो पर एआई सजेशन 3 कॉलम। यहाँ पे देखो कुछ समझ में आया जो भी हमने डिस्कस किया? वॉट एआई से ये एक कॉलम बना हुआ है कि एआई ने आपको क्या आंसर दिया या क्या कहा, उसके ऊपर वॉट यू डिड आपने उसको एक्सेप्ट किया, इग्नोर किया, ये क्या किया, और फिर आपने लिखा वाई कि अगर आपने एक्सेप्ट किया तो क्यों किया, आपने रिजेक्ट किया तो क्यों किया, आपने इग्नोर किया तो क्यों किया। जब इस तरह का कोई चेक या इस तरह का कोई टेबल आपके सामने आएगा, चाहे वो आपसे रिलेट करता हो या चाहे कोई आपके एम्प्लॉय से रिलेट करता हो या कोई क्लाइंट से रिलेट करता हो, तो आप उस टेबल को एक मिनट के अंदर एनालिसिस करके बता देंगे कि आया ये इसकी सोच कितनी है, वो अपनी सोच का कितना इस्तेमाल करता है, या इवन अपने आप को जज कर लेंगे कि मैं टोटल एआई के ओपिनियन को ही अपना ओपिनियन मान रहा हूँ या आया मेरा खुद का भी कोई ओपिनियन है। तो इससे ये फायदा होता है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, स्लाइड कौन सी? 23। ये उसकी यही सारी चीजें बताई जो भी हमने डिस्कस की, लेकिन इसको एक मरतबा जरूर कर लेंगे। 23 इसको एक बार रीड करें और ये देखेंगे जो भी हमने डिस्कस किया ये वही बात कर रहे हैं। पहले आपको अभी तमाम चीज समझनी है। If you can't explain why you accepted something मतलब जो AI ने आपको दिया है, तो you did not decide to keep it, you just went along with it। यही चीजें भी हमने सारी डिस्कस की कि अगर टोटल आपने AI के आंसर्स को अपना ओपिनियन मान लिया बिना लॉजिक के, बिना रीजन के, तो इसका मतलब ये है कि आपका अपना कोई ओपिनियन नहीं है। आज की दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे हमें रूल्स बताए जा रहे हैं, लेकिन जाने न जाने इनसे आपकी वाबस्तगी है, आप कुछ अप्लाई भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जब आपने ये सीख लिया, आपने पढ़ लिया, तो आप कॉन्शियस हो गए कि हाँ इस तरह है, तो आप अलर्ट रहोगे, क्योंकि एआई जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, उससे अच्छे फायदे भी हासिल किए जा सकते हैं, उसका नुकसान भी हो सकता है।
क्वांटिटी में पता कैसे आ जाए। इसी में इसका आंसर है कि अगर किसी के ऊपर हमारा ओपिनियन ही ना हो, लेकिन उसके बाद ये तो आपके दिमाग में ओपिनियन है ना कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ये तो ओपिनियन है ना। तो जब कुछ पता चलेगा तो उसकी तस्दीक भी तो होगी, वो आपके ऊपर है ना कि आपका इंटरेस्ट कितना है। वो जो सोर्स दे रहा है इसमें आगे चीजें आएंगी कि आया जो भी सोर्स थी जहाँ से उसने बताया वो आया फैक्ट फिगर है, वो आया बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो क्या चीज़ है। तो वो तमाम चीज़ें हमें अभी से प्रेजेंटेशन के लिए पता चलेगी कि जिसके चीज़ के बारे में हमें नॉलेज ही ना हो तो उसके ऊपर हम किस तरह से कर अपनी राय कायम करें। तो जब इस तरह का सिनेरियो आए तो यही स्लाइड हमें बताती है कि उस वक्त हमें क्या किया जाए। तो भी आंसर आएगा तो मैं आपको भाई ये क्लियर है। आगे बढ़े क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। 23, 27 ये बाकी की चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, ये उसी जो स्लाइड हम कर रहे हैं ना उसी की डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो उनको बुनियादी प्लीज एक बार जरूर पढ़ें। अच्छा, इसको जरा बताएं, इसको बताएं। और क्या ये अभी हमने सर हमजा जब प्रॉम्प्ट के बारे में बता रहे थे तो इसको डिस्कस किया था कि एआई अपने एरर्स या अपनी मिस इन्फॉर्मेशन को भी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को भी इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताएगा कि उससे ज़्यादा दुनिया में कोई सही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो इस चीज़ को, इसके एरर्स को, उन तमाम चीज़ों को आपको नजर रखना है। किस तरह रखनी है यही चीज़ प्रेजेंटेशन हमें बता दी गई है। जी सर, हमें बस वो एग्जाम की अनाउंसमेंट करनी थी कि मैं ये अनाउंसमेंट लास्ट में करूँगा। तो उनका अगर हिडन चीज़ देखी जाए तो वो ये बता रहे हैं कि ये स्लाइड कम से कम एक मरतबा पूरी गो थ्रू करेगा ताकि एग्जाम के अंदर हेल्प ये बता। चलिए, अच्छी चीज़ है आपके यहाँ से अल्फाज में। नहीं, मैं तो इसलिए बोला है कि जो है इसलिए भी बोला है कि जो लोग जा रहे हैं उनको अनाउंसमेंट ना मिले। आप करेंगे जाने वालों के किसी का रोकता हूँ किसी। अच्छा, तो यहाँ पे यही हमें बताया जा रहा है कि एआई साउंड्स कॉन्फिडेंट इवन व्हेन इट्स रॉन्ग। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी रॉन्ग बात या गलत इन्फॉर्मेशन भी बता देगा। इवन स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी जिनकी कमजोर है या नहीं है, कहीं अच्छी अंग्रेजी लिखी हो चाहे बात गलत की हो तभी वो गलती है, वो सही नहीं है। क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करता है। छोटी सी चीज़ है, 1 मिनट के लिए ताकि बात समझ में आ जाए। एक बादशाह था, उसको एक ख्वाब आता, इसमें थोड़ा सा अटेंशन चाहिए क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें इसलिए करता हूँ कि आपकी अटेंशन जो है जो खो जाती है, आप भूल जाते हैं तो वो वापस। तो बादशाह एक ख्वाब देखता है, नजूमी बुलाता है। मैं इसको शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। नजूमी बुलाता है, ख्वाब की ताबीर बताओ। वो कहते हैं इस ख्वाब की ताबीर है कि आपकी खानदान में जो है वो जो है ना सब मर जाएंगे, सिर्फ आखिर में आप मरोगे। पागल है, काटो इसको, मार देता है उसको, दूसरा ले आओ। अब दूसरा कहता है बात तो उसने सही की थी, मैं क्या करूँ। वो कहता है भाई उसने सही कहा था, गलती का यही ताबीर है, इसको भी ले आओ, काटो, देखो। तीसरे को ले ऐसे करते काफी को वो मार देते हैं। आखिरी वाला या कोई परेशान होता है कि भाई ताबीर तो सही है, लेकिन वो क्या करता है अंदाज़े गुफ्तगू चेंज कर देता है। वो कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, बड़ी खुशाइन बात है, माशाल्लाह आपके खानदान में सबसे लंबी उम्र आपने पाई। उसको इनाम दे देता है। तो बात वही है, अंदाज़े गुफ्तगू से इंसान की मेंटलिटी के ऊपर काबू पाया है। इन शॉर्ट तो वही जीपीटी ने सीखा हुआ, वही एलएलएम ने सीखा हुआ। वो आपको कभी गलत नहीं कहेगा, वो आपको हमेशा सही करेगा और आपके मिजाज के मुताबिक बात करेगा। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ बताई जा रही है।
27 के बाद 29। यहाँ पे यही चीज हमें समझाई जा रही है किसी और एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लें। अब यहाँ पे आप वाली बात आ गई कि जब भी हमें एआई आंसर करेगा तो हमें जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके आंसर को रीड करते वक्त हमें जो है किन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए कि जो हमें आंसर एआई से का रिसीव हुआ है, एलएलएम से रिसीव हुआ है, आया वो कहीं पे कोई एरर तो नहीं, कोई हकायकी एरर तो नहीं, कोई हकायकी मसले तो नहीं उसके अंदर कोई लॉजिकल गैप तो नहीं, या लॉजिक इलॉजिकल बात कर दी है, या फिर उसके अंदर जो है कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं, या फिर उसके अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट की मिसिंग तो नहीं, या फिर उसके अंदर कोई फेब्रिकेटेड सोर्स कहते हैं फेक, आई थिंक के फेक, कोई फेक सोर्स से कोई डेटा तो नहीं आ रहा, या फिर स्टाइल फेक, कोई पुरानी इंफॉर्मेशन तो नहीं, अब वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। लाइक प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट वाली इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने पढ़ा, उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो एक स्लाइड थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये स्लाइड 2025 के डेटा तक ये प्रेजेंट कर रही है। तो हमें ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है जब वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो इन 6 चीज़ों का एटलीस्ट 6 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि भाई वो जो आ रही है इनमें से कोई चीज़ शामिल तो नहीं। तो आपने जो आंसर किया था, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कोई ऐसा मसला जिसके बारे में हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं, तो वो हम एलएलएम से पूछ रहे हैं और वो हमें आंसर कर रहा है, तो हम किस तरह से उसको जज करें। तो यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है कि इस तरह से उसको जज करें। उसके अंदर कोई फैक्चुअल एरर नहीं, कोई लॉजिकल एरर नहीं, उसके अंदर कोई फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं, इनकी तमाम की तमाम डिटेल हमें इन्होंने नीचे भी बताया। क्लियर? देखो, हम शुरू हुए प्रॉम्प्ट देने से पहले प्रेडिक्शन से फिर फंडामेंटल पे आया, उसकी फाउंडेशन पे आया, फिर प्रॉम्प्ट दे दिया। अब प्रॉम्प्ट से जब आंसर आ रहा है तो हम यहाँ पे हैं, और प्रॉम्प्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, चीज़ें कनेक्ट हो रही है आपस में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे इन्होंने इनकी सारी डेफिनेशन बताई है कि फैक्चुअल क्या है, लॉजिकल क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, मिसिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फैब्रिकेटेड सोर्स क्या है। इस रिपोर्टेड नोट इन मार्च 2026 इशू। ओके, हमें किस क्या है थिंकिंग इन सिस्टम, क्या मतलब? क्या मकसद है इसकी? रियल का एग्जाम्पल भी दे दूंगा, एक रियल में। थिंकिंग इन सिस्टम का क्या मतलब है कि जब आपको एआई ने आंसर दिया, आपने उससे अपना ओपिनियन मांगा। एक तो सिनेरियो है सिंपल, इसमें आपको सोचते समझने की जरूरत नहीं, तो हम इस तरफ नहीं जा रहे। ये गलत तो नहीं कह सकते, ये बेटर तरीका है। मैंने कहा कि एआई की दुनिया में राइट रॉन्ग नहीं है, बेटर अप्रोच की बात है। इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है आपके मुशाहिदे से आप बना। अभी तक जो सर की नज़र में जो थीसिस है, जो ओपिनियन है, वो ये है, उनकी नज़र में हो सकता है आपकी इससे ज़्यादा बेटर अप्रोच पॉसिबल है। इंसान है, कम से ज़्यादा की तरफ हमेशा सफ़र करता है। थिंकिंग इन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब आपको एआई ने आंसर दिया तो उस आंसर के ऊपर आप ये सोच रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। अगर आप उसके साइड इफेक्ट को इग्नोर कर दोगे तो हो सकता है उस वक्त आपको फायदा दे दे, लेकिन आगे जाके आप जो है परेशानी में। फॉर एग्जाम्पल, आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हो। मैंने कहा अभी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस्ड और आर्किटेक्चर बेस्ड है, और आर्किटेक्चर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आपने कहा डायरेक्ट एआई को मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, बना के दे। उसने बना के दे दी, आपने क्लाइंट को दे दी, बात खत्म। कल तो क्लाइंट ने कहा इसके अंदर मुझे यूज़र की परमिशन का सिलसिला चाहिए, तो आपने उसको एआई को कहा इसमें यूज़र परमिशन भी कर दो, वो कर दिया। फिर उसने कहा मुझे क्यूआरए कोड भी चाहिए, आपने क्यूआरए कोड भी, फिर उसने कहा भी क्यूआरए कोड, इस तरह चंक्स के अंदर। तो वो जो है आर्किटेक्चर वाइज बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है।
तो अगर आप उससे अब आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि ई कॉमर्स के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक चाहिए और इसकी क्या क्या चीज़ें एडवांस है। और जिस तरह सर हमला ने कहा कि जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे बता दो, ताकि उस हिसाब से मैं आर्किटेक्चर बताऊँ, उससे बातें करूँ। मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, फ्यूचर के हिसाब से सोचो, उसमें ई पेमेंट का भी सोच लो, उसके अंदर यूजर परमिशन का भी देख लो, उसके अंदर प्रोडक्ट की कैटेगरीज के हिसाब से भी सोच लो। और क्लाइंट में तो आपको कोई कहा ई कॉमर्स, लेकिन इन फ्यूचर वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करवा रहा है, आपकी वेबसाइट, आपका आर्किटेक्चर उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि जब बेसिक बनेगी तभी तो तैयार होगा। अगर बेसिक ही नहीं होगी, उसके सुकून ही नहीं बनेंगे, तो उसके तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। और कर भी देंगे तो आर्किटेक्चर बहुत बुरा होगा। तो इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आर्किटेक्चर बनाना, उस आर्किटेक्चर के ऊपर जब वो आपको आर्किटेक्चर प्रोड्यूस करेगा तो उसके ऊपर थिंकिंग इन सिस्टम, सोचना कि इस आर्किटेक्चर के साइड इफेक्ट क्या है, आया इसके अंदर कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, इसको पढ़ें कि साइड इफेक्ट को सोचें कि इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, इसके अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो उसके बाद जब ये चीज़ आप सोचेंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में सोचेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा, आप उससे कहोगे अच्छा भाई इसमें ये चीज़ों की प्रॉब्लम है, ये चीज़ की कमी है, आप थोड़ा देखें। इन फ्यूचर सिक्योरिटी कोई ब्रीच हो सकती है, इसको ज़रा सा सोचें। इन फ्यूचर डेटाबेस के ऊपर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको किस तरह से सिक्योर करें, ये सोचें। फिर जब वो चीज़ आएगी आपके सामने तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। अदरवाइज आप उससे कहें कि सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, आप मुझे जो है वो बना के दे दें, वो बना तो देगा, लेकिन वो उसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा नहीं होगा। तो थिंकिंग इन सिस्टम्स मतलब साइड इफेक्ट्स को भी देखना, उसके सियाक और समाज के साथ। क्लियर? अच्छा, अब कौन सी है 33 के बाद 34। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल इन्होंने दूसरे मायनों में ले ली कि कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने पैसे बचाने के लिए क्या किया, उसकी 30% सेविंग हो गई कि उन्होंने टीचर्स की जगह एक चेकबोर्ड बना दिया, बट उसके साइड इफेक्ट नहीं देखे। तो स्टूडेंट ने चेकबोर्ड से बातें करते करते एक पॉइंट के ऊपर तमाम स्टूडेंट खाली हो गए। ये हमारी PIC की क्लास की भी मिसाल है। जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, चेकबोर्ड तो नहीं था, तो सर अब्दाल ने फिर ऑनलाइन क्लासेस बंद करवाई, हम सब बात करते हैं। तो वो ऑनलाइन क्लास को आप एक चेकबोर्ड समझ लीजिए। जब आप चेकबोर्ड से पढ़ने लग जाएंगे तो आप क्लास में जाने से सुस्ती करेंगे। फिर से यूनिवर्सिटी ने मजीद टीचर्स को हायर करके अपने बजट से अबाउ जाके दोबारा से फिर तमाम चीज़ों को आर्किटेक्ट किया, उनको जमा किया, फिर स्टूडेंट्स। तो वही एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी चीज़ की साइड इफेक्ट नहीं सोचेंगे तो उसका नुकसान होगा। लेकिन उस वक्त जब ये अप्लाई किया चेकबोर्ड तो उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, टाइम का भी, सेविंग का भी। अदरवाइज जब लॉन्ग फ्यूचर सोचा तो फ्यूचर में उनको काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा, नेक्स्ट 34 हो गए, 40 जी। ये वही बात है, AI आपको कभी भी नाराज नहीं करेगा, AI कभी भी नाराज नहीं करेगा। और इसके साथ साथ इन्फिनिटी वॉर देखिए, इन्फिनिटी वॉर एंडिंग गेम मार्वल नहीं देखी देखिए। चलो जिन्होंने देखी उनके लिए, हल्क जो है एक जादूगर के पास जाता है एक स्टोन लेने। उस जादूगर के उसके उस यूनिवर्स के अंदर 6 स्टोन होते हैं, आई थिंक, या 5 स्टोन होते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल से समझाती है, एक लाइन खींचती है, वो लाइन ऐसे सीधी जा रही होती है और उसके गिर्द वो 5 स्टोन घूम रहे होते हैं। अब जब वो एक स्टोन हटाती है तो यहाँ से उस पॉइंट के ऊपर मल्टी यूनिवर्स का या मल्टीवर्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। उससे पीछे सब सही होता है, इस एक पॉइंट के ऊपर सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। तो वो कह रहा है कि देखो एक स्टोन, बाकी काम तो चल रहा है, लेकिन एक स्टोन हटाने से आगे जो है ना, आगे फ्यूचर में जाकर कहाँ देखो क्या क्या गड़बड़ें हो रही है। तो ये यही कह रहा है कि जिस पॉइंट के ऊपर शुरू में आप उसको एक कॉमन सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कॉमन सी एडवाइस देके देखिए, एक पॉइंट पे वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ ब्रेक होना शुरू हो वहीं पे पकड़ लो। और
वो कब होगा, जब आप अभी हमने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी उसके साथ प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो। अगर उसके साथ प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रहे तो उस वक्त हो सकता है आपको फायदा नजर आ रहा हो, अदरवाइज इन फ्यूचर आपको फायदा नहीं होगा। इवन आपने हैकेथॉन भी अगर बनाया है तो ये चीज़ आपको फेस की होगी कि एक पॉइंट पे आपने चीज़ तो बना दी लेकिन उसको किसी और चीज़ से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो UI या तो खराब हो गया या वो फंक्शनलिटी खराब हो गई होगी। तो ये वही एग्जाम्पल है। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा 46, अब वही इसके बारे में सारी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि क्या है क्या नहीं है। वो काफी हो गया अभी बटन वही लगा, बटन किधर है? वर्किंग विद AI क्या मतलब, जल्दी से टाइम कम है आपको, आपको भी जानना है। कम नहीं है, खत्म। फर्क है AI के साथ काम करना ना कि AI के लिए काम करना, ये फर्क है। इन शॉर्ट कि AI के साथ काम करना है, आप AI के एम्प्लॉय नहीं हो, AI आपके ताबे हैं, आप AI के ताबे नहीं हो, इंचार्ज आप हो, लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए, लास्ट ओपिनियन और फर्स्ट ओपिनियन भी आपका होना चाहिए, ना कि आप AI का हो। अगर AI का भी ओपिनियन आप ले रहे हैं तो उसके पीछे आपकी रीजनिंग होनी चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट अगर कर रहे हो तो उसकी क्या हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सर, बस एंड है। जी, यहाँ पे इन्होंने एक मेथड बता दिया कि AI से, इसमें आपको दोबारा हाईलाइट करता हूँ कि अगर किसी के एक ऐसा ओपिनियन जिसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर हमारा कोई ओपिनियन ही नहीं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, तो उसके बारे में किस तरह से करें हम मालूम करें। ये एक सिनेरियो है और भी बहुत से सिनेरियो हो सकते हैं, जरूर नहीं कि यही सिनेरियो हो। तरीकाकार ये होता है कि सोलो इंडिविजुअली आपने जो है उसके बारे में रीडिंग की तमाम चीज़ें निकाली, फिर सिर्फ AI को यूज़ करके वो चीज़ें निकाली, फिर उन दोनों चीज़ों को यूज़ किया, इंडिविजुअल भी और AI को भी, टुगेदर होकर वो डेटा निकाला। तो उसके बाद जो है आपके पास ये क्षमता है इन चीज़ों को पढ़ के कि क्या चीज़ कॉमन यूज हो रही है सबके अंदर और क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्योंकि आपके पास डेटा आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं और आप दोनों मिलकर क्या कह रहे हैं, जब ये तमाम चीज़ें आ जाएगी और ये डेटा आ जाएगा तो कॉमन चीज़ें तो आप पिक कर लेंगे ना कि हाँ भाई इसके अंदर ये तो है। अगर मैं आपसे इस बोतल के बारे में पूछूं तो जो आप इंफॉर्मेशन देंगी और फिर इनसे पूछूं जो इंफॉर्मेशन ये देंगे, दोनों में कुछ इख्तिलाफ हो सकता है, दोनों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कॉमन बातें भी तो होगी कि भाई इसका कलर पिंक है, इसके गेज के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है, इसके पानी के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपके पास कॉमन चीज़ें नहीं होगी। तो वो कॉमन चीज़ों से तो मैं कुछ अपनी राय कायम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बताई गई। अच्छा 52 आखिरी, अच्छा 2 ही स्लाइड होती हैं तो 2 स्लाइड है, ये घर पे रीड कर लेना, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने 6 जो हैबिट्स थी वो हमने यहाँ पे रीड कर ली। तो 6 हैबिट्स के अंदर जो आई थिंक के 5 फाउंडेशन थी, प्रिडिक्शन थी और 6 फाउंडेशन थी थिंकिंग की, उसको भी हमने देख लिया। तो आखिर में हम सिर्फ इसको समराइज कर लेते हैं कि सर हमजा ने हमें प्रॉम्प्ट देना सिखाया और इस स्लाइड्स ने हमें प्रॉम्प्ट देने से पहले सोचना सिखाया। तो इन दोनों को मिला के आज के AI के एरा के अंदर हम किस तरह से AI को सोच सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी फंडामेंटल आज की क्लास में हमने रीड किया। जी सर। अच्छा जी, तो आज हमारी थ्योरी जो थी कंप्लीट थ्योरी तो आती रहेगी आगे भी, लेकिन साथ में हमारे पास प्रैक्टिकल भी शुरू होगा अगली क्लास से। और ये हमारी जो बुक है इसके अंदर ये अभी हमने क्रैश कोर्स के अंदर इसका एग्जाम भी आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। क्रैश कोर्स के अंदर आपके पास जो है ये जो फाउंडेशन है इस पर जब आप जाएंगे, चलो
जब आप क्रैश कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल है कि एग्ज़ाम कहाँ से कहाँ तक आएगा। बेसिकली आपका एग्ज़ाम जो है वो आएगा, पहले तो आएगा थीसिस का, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो कहाँ से मिलेगी, वो इसी बुक के अंदर ये रहेगी। तो तैयारी कहाँ से करनी है, स्लाइड से नहीं करनी, बुक से करनी है। स्लाइड से सिर्फ पढ़ाने के लिए। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है फाउंडेशन मतलब क्रैश कोर्स की जो थ्योरी है ये है AI प्रॉम्प्टिंग, हाउ टू थिंक इन द AI एरा। बस यहाँ तक है मेरे पास। कब है, अगले हफ्ते ले ले। आज कौन सी, अच्छा ये जो स्लाइड्स है ना, ये हर चैप्टर जैसे AI प्रॉम्प्टिंग पढ़ी है, स्लाइड्स इसके अंदर मौजूद है। ये देखिए, तो स्लाइड्स इसलिए बनाई है कि किसी को अगर पढ़ाना है तो स्लाइड से पढ़ा, बुक से तो नहीं पढ़ा सकते जाए, इतना सारा कंटेंट है, स्लाइड में समझ नहीं जाती है। अच्छा, तो क्विज का हम ये करते हैं कि 2 से 3 वीक में अनाउंस करते हैं। एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि कंटेंट हो गया है ना थ्योरी वाला, तो अच्छा है थ्योरी का हम कवर कर दें। तो आप लोग अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, वो हम ऑफिशियली एग्जैक्ट डेट अनाउंस कर देंगे, लेकिन दिमाग में रखें 2 से 3 हफ्ते में हो जाएगा ये कोर्स। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।